जिस तरीके से 8-8 सांसदों को निलंबित किया गया, राहुल गांधी को फाइनली जो है उन्होंने बोलने से रोक ही दिया और अगले स्पीकर्स को बुला लिया। ये भी एक अजीब सी दृश्य है। आज इसी को लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लगातार विरोध हो रहा है। राहुल गांधी खुद विरोध में उन सांसदों के साथ मौजूद हैं, प्रियंका गांधी मौजूद है, तमाम वरिष्ठ सांसद जो है वो मौजूद है और आज मोदी से लेकर के और सबके अगेंस्ट वहां पर नारे लगाए जा रहे हैं, लगातार उनका विरोध हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर नेता प्रतिपक्ष को बोलने ही नहीं देना है, भाई सरकार किसी भी कीमत पे, आज सरकार में बैठे लोग नेता प्रतिपक्ष को तो चाहते ही नहीं है कि विपक्ष में कोई नेता बैठे, लेकिन अगर बैठा है तो अब उसको इनके प्रकार रोके रखना है और बार बार ओम बिरला रहे चाहे कोई और रहा, हर बार ये बताया गया कि आप बोलना नहीं चाहते। अरे भाई बोलना कैसे नहीं चाहते? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, वो जो चाहेंगे बोलेंगे, जिस चीज को चाहेंगे कोट करेंगे और नेता विपक्ष जो होगा वो नहीं कोट कर सकता है। एक ही संसद के अंदर दो अलग अलग रूलिंग कैसे चल सकती है, ये सवाल उठता है। विवेक सर, आपने और भी कई सारे जो है इसके पहले भी सरकारों को देखा है, कांग्रेस की सरकार को देखा है, लिखा पढ़ा है, तमाम राज्यों में विधानसभाएं चलती हैं, ये सब कुछ देखा जाता रहा है, तमाम जो संसदीय परंपराएं रही हैं। क्या आज की जो जिस तरीके से आज संसद चल रही है, इन्हीं परंपराओं पर इसके पहले भी संसद चलती रही है? आखिर 3-3 मंत्री एलओपी से भिड़ जा रहे हैं, स्पीकर साहब अलग मेहनत कर रहे हैं, कितनी जरूरत थी इस मेहनत की? राम प्रकाश जी, ऐसा है कि जिस किताब में से राहुल गांधी कोट करना चाहते हैं वो छपी नहीं है, ऐसा इनका कहना है। और नरेंद्र मोदी ने जिस किताब का हवाला देकर अपनी बात रखी थी वो किताब छपी हुई है। मतलब ये फर्क कर रहे हैं कि कल जब ये चल रहे थे आपस में, जब 3-3 मंत्री जब भिड़ रहे थे, तो कल इस बात को स्पष्ट कहा गया कि छपी होती तो भी कोट नहीं कर सकते थे। अच्छा, ये मेरे पढ़ने में नहीं आया कि छपी हो तो भी नहीं कोट कर सकते, ऐसा अगर कह रहे तो फिर, लेकिन छपी नहीं हुए है उसको नहीं कोट किया जा सकता, ये भी कहाँ लिखा है? कहाँ नियमों में कहाँ लिखा है कि जो किताब छपी नहीं है या फिर जो कुछ भी छपा नहीं है उसमें से आप कुछ कोट नहीं कर सकते? भाई भगवत गीता जब तथाकथित रूप से भगवान कृष्ण ने कही तो छपी कहाँ थी? वो तो बाद में उसको हमने छापा है, उस समय कहाँ छपी थी? वो तो ओरिजिनली छपी हुई किताब है ही नहीं, वो तो जब छापने का टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ उसके बाद छपी है। तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ओरिजिनली छपी हुई किताब नहीं, तो हमने छापी है इसलिए हम भगवत गीता से कोट नहीं कर सकते। यानी आप किसी भी हास्यास्पद तरीके से किसी बात को टाल सकते हैं, और टाल वो इसीलिए रहे कि उसमें उनकी पोल खुल रही है। और जब भी चीन की बात आती है तो ये बहुत डर जाते हैं, बिल्कुल इतने डरपोक, चीन के सामने इतने डरपोक बन जाते हैं। ये केवल आग दिखाते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो हमसे कमजोर देश है उनको। लेकिन जब चाइना की बात आती है तो रिकॉर्ड पर है। हमारे विदेश मंत्री ने कहा है कि जो हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है हम उससे उलझ नहीं सकते, कहा है उन्होंने। बड़े बेशर्मी से ये बात को उन्होंने एक्सेप्ट किया है। और नरेंद्र मोदी भी किस तरह से चाइना से डरते हैं ये भी स्पष्ट है उनके उस बयान से जो उन्होंने कहा था, जब उन्होंने कहा था कि हमारे देश में कोई घुसा नहीं है, सॉरी माफ कीजिए, हमारे देश में कोई घुसा नहीं है उन्होंने कहा था। अरे तो हमारे जो 20 सैनिक शहीद हुए वो कहाँ हुए? चीन के प्रदेश में हुए क्या? वो उधर घुस गए थे इसलिए वहां उनको मारा गया। हमारे सैनिक जो है हमारी जमीन को प्रोटेक्ट करते हुए उसके संरक्षण में उनको वो शहीद हुए हैं, वो कहीं चाइना के एरिया में तो नहीं गए थे। तो आप जब ये कहते हैं कि चाइना कोई हमारे देश प्रदेश में घुसा नहीं है, तो आप सीधा सीधा चाइना को क्लीन चिट दे देते हैं और हमारे सैनिकों का अपमान करते हैं। सैनिकों का अपमान कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ये कहेंगे कि हमारे प्रदेश में कोई घुसा नहीं है, नहीं घुसा है तो हमारे 20 लोग कहाँ मरे ये बताइए, कहाँ शहीद हुए ये बताइए। और दूसरी बात यह है, उसके बाद जो चर्चा के अनेकों दौर चले, वो चर्चा के दौर किस लिए चले? अगर वो हमारे प्रदेश में घुसे नहीं, फिर चर्चा किस बात के लिए हो रही थी? तो हमारे सैनिकों का, हमारे आर्मी का अपमान किया किसने है? आपने किया है।
जब चाइना की बात होती है, जब अमेरिका की बात होती है, तो एकदम कांपने लगते हैं, बिल्कुल डरते हैं कि चाइना के बारे में कुछ नहीं कहना। क्या पता नहीं इनके क्या सीक्रेट चाइना के पास है, तो ये इतने चाइना से डरते हैं। किस लिए चाइना जाते रहे सत्ता में आने से पहले बार-बार? पता नहीं क्या है ऐसा कि जिससे ये डरते हैं। तो ऐसा एक चाइना के जो प्रेसिडेंट आए थे, उस समय भी ये झूला झूले थे उनके साथ में। इतना उनका पैंडरिंग होता है, इतना उनको खुश करने की कोशिश होती है। ये क्यों होती है भई? ऐसा क्या है? आप चाइना को लाला कब दिखाएँगे? आपने कांग्रेस से पूछा था उस समय कि आप चाइना को लाला क्यों नहीं दिखाते? आप कब दिखाएँगे ये बताइए? तो आप ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं ये चाइना की तरफ से है। ये चाइना की चाइना से रिलेटेड कोई भी बात अगर निकले तो इसको वो दबा देना चाहते हैं। वो चाइना का कोई भी सीक्रेट वो खोलना नहीं चाहते। अब जनरल नरवणे ने जो कहा था कि भई मैंने राजनाथ सिंह से पूछा, जब रात भर वो सब वहाँ से फ़ोन आते रहे, नॉर्दर्न कमांड से वहाँ से जब फ़ोन आते रहे, कोई जो जनरल एक कोई जोशी करके है, वो फ़ोन करते रहे कि बताइए क्या करना है? वो जो उनके 4 जो रणगाड़े हैं वो हमारे एरिया में घुस रहे हैं, हमारे 500 मीटर पर आ गए हैं, 200 मीटर पर आ गए हैं। इस तरह के एसओएस वहाँ से आ रहे थे और वो जनरल नरवणे से आदेश माँग रहे थे और जनरल नरवणे इनसे आदेश माँग रहे थे। और ये हम आपको बताते हैं, 10 मिनट में आपको बताते हैं, 15 मिनट में बताते हैं। इस तरह के जवाब दे रहे थे। और फिर जब उन्होंने बताया तो ये बताया कि भई आपको जो उचित लगता है वो करिए। अरे! उचित इनको क्या लगता है ये वो कोई राज्यकर्ता थोड़ी है। वो तो देश की सेवा में लगे हुए जनरल है। वो इतना बड़ा डिसीजन वो तो ले नहीं सकते। डिसीजन तो आपको लेना है। डिसीजन पर, निर्णय पर अमल करने की ज़िम्मेदारी उनकी है। निर्णय तो आपको लेना है। आपको आदेश देना है। इंदिरा गांधी ने कभी बोला था हमारे आर्मी को कि बांग्लादेश में आपको अगर जाना है, तो आप बांग्लादेश में चले जाइए। मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डिसाइड कीजिए बांग्लादेश में जाकर क्या करना है, नहीं करना है, आप सोचिए। ऐसा थोड़ी इंदिरा गांधी ने कहा था। जब बांग्लादेश का वॉर हुआ था उस समय इंदिरा गांधी ने आदेश दिया था, तब जाकर वो शुरू हुआ था वॉर। तो आदेश देने की हिम्मत आप में नहीं थी क्योंकि आप चाइना से डरते हैं। और जब इस तरह की बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी और चाइना के साथ आपके संबंधों की चर्चा आप होने ही नहीं देना चाहते हैं और वो जो दाग आपके करियर पर लगा है, चाइना गलवान में जब घुस गया था, हमारे एरिया में घुस गया था, उसके बाद वहाँ पर हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे। आपके बदन पर जो दाग लगा है उसका, आप उससे बचते हैं, आप उससे डरते हैं, उसकी चर्चा नहीं होने देना चाहते। और आप पंडित नेहरू को बोलते हैं। पंडित नेहरू ने कहा था कि यहाँ पर तो एक घास का एक घास भी नहीं उगती है। इस समय जब वो 1962 में चाइना ने आक्रमण किया था, उस समय की उस घटना के संदर्भ में जब पंडित नेहरू पर ये हमला करते हैं तो कहते हैं कि ये कह रहे थे कि इसमें घास भी नहीं उगती है, उसका क्या करना है? ऐसा नहीं कहा था पंडित नेहरू ने। पंडित नेहरू से जब पूछा गया था कि भाई आपका किस तरह से आपने इस चाइनीज आक्रमण को नजरअंदाज कर दिया, आपको क्यों नहीं पता चला कि वो आपके साथ में ऐसा कुछ कर रहे हैं? तब जाके उन्होंने कहा था कि इतना बड़ा ये इलाका है और उसपे घास भी नहीं उगती, तो बहुत ज्यादा कोई मतलब चाइनीज उसमें इंटरेस्टेड होंगे, ये लगा ही नहीं हमको। जब पूरे परिप्रेक्ष्य में उनके वक्तव्य को न बताते हुए उनको एक आइसोलेटेड सेंटेंस उसमें से निकालकर पंडित नेहरू को बदनाम करने वाले ये लोग जब चाइना की बात आती है तो ये खुद कितना डरते हैं, ये जब पहली बार सिद्ध हुआ तो उस चर्चा से ये हमेशा के लिए बचना चाहते हैं। इसीलिए पूरा ये बाकी वो ओम बिरला वगैरह के बारे में कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। वो उनका क्या है, उनका रिकॉर्ड ही अपने आप में उनका जो कुछ भी रेपुटेशन है वो उनका रिकॉर्ड ही बनाता है, उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। वो तो जब भी प्रधानमंत्री का कोई उल्लेख आने की निगेटिव उल्लेख आने का डर लगता है तब वो चर्चा बंदी कर देते हैं। तो वो उनको आदेश भी होगा वैसा उस तरह से। वो कोई नॉन पार्टिजन स्पीकर तो है नहीं।